अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज है लेक्चर नंबर 5 और हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस टॉपिक में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी थी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी अनदर प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम एलिमेंट्स की इस चैप्टर में एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल की इन्वेस्टिगेशन के बाद से पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये आपका उसी तरीके से डिस्कस होगा जिस तरीके से हमने इससे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया। अब अगर आपको याद हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी को सबसे पहले हमने डिफाइन किया था। डेफिनेशन के बाद हमने उसकी एग्जांपल डिस्कस की, और एग्जांपल डिस्कस करने के बाद हमने देखा था कि हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज किस तरीके से होती हैं। तो यहां पे हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे यहां पे, क्योंकि यहां हम हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में भी वैसा ही ट्रेंड डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह डिपेंड करती है, और फैक्टर्स वही हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी में थे। और लास्ट के ऊपर हमारा जो होगा वो फाइनल होगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स क्या हैं। तो स्टार्टअप बेसिक से लेते हैं, सिंपल से, और सिंपल सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर ही हम डिफाइन करेंगे। इस टर्मिनोलॉजी में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से मुराद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, अफिनिटी मतलब कशिश को कहते हैं। तो अगर हम वहां रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहां होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस में एडिशन होगा? किसी भी एटम में। और ये एटम किसको होगा? किसी एलिमेंट को होगा। लेकिन इस एटम को होना चाहिए किस स्टेट के अंदर? इस एटम को होना चाहिए इस अपनी गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऐड करना। लेकिन अगला सवाल साथ में ही आता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड एटम में कहां करेंगे, किस शेल में करेंगे? तो ये हमेशा वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर, किसी एटम, किसी एलिमेंट के एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन के वक्त जो एनर्जी, यहां पे एनर्जी के हवाले से देखें, वहां लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी रिक्वायर होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर, यहां है जो एनर्जी रिलीज होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दोबारा से, कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी है जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब किया जाता है किसी एलिमेंट के एटम के आखिरी शेल के अंदर, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लेकिन अब थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट एंगल के साथ देखें, जैसे कि आपकी बुक में डिस्कस किया गया। वो ये है, वो ये कहते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, लेकिन वो एक सिंगल एटम में नहीं करना, वो एक एलिमेंट के 1 मोल में करना है, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में। और ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया कि 1 मोल में कितने एटम होंगे? 10⁻23 एटम्स होंगे। और इतने एटम्स के अंदर, इतने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इतने एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? ऑफ कोर्स ये भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, यानी 23 इलेक्ट्रॉन्स ही ऐड होंगे इसमें। तो अब जब इतने एटम्स में इतने इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उस एलिमेंट के 1 मोल एटम्स की, 1 मोल एटम्स की। क्योंकि हम मोल में इसको डिस्कस करते हैं, किलो जूल, इसका यूनिट जो है वो किलो जूल पर मोल है, यानी एक मोल के अंदर से कितने किलो जूल निकल रही है हीट। तो हम इसलिए इसको मोल के कॉन्टेक्स्ट में ही डिफाइन करेंगे। सो आपकी बुक के अंदर लिखा होगा कि असल में ये इंथॉल्पी चेंज है। इंथॉल्पी चेंज मतलब हीट रिलीज होती है when 1 mole of electrons is added to 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous uninegative। यूनि मतलब, जब ये जरूरी है मेंशन करना, यूनिनेगेटिव का मतलब ये है कि पहला नेगेटिव बनाते हुए, पहला आइन एनाइन बनाते हुए, तो आपको यूनी नेगेटिव बनाते हुए जितने वहां से हीट निकलती है, उस हीट को हम कहते हैं कि वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो मैं होपफुली आपने इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल आपके सामने ये डायग्राम के अंदर भी शो हो रही है। यहां पे क्या है कि पहले फेज के अंदर क्लोरीन है, और यहां पे आप देखें तो इसमें क्लोरीन है, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में जो टोटल जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 17 है, जबकि आखिरी शेल के अंदर जो यहां पे है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में ऐड करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये इसके वैलेंस शेल में इसकी एडिशन हो रही है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो यहां से ऐड होते हुए इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। और जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होगी, तो इस केस के अंदर एनर्जी जो है डेल्टा एच वो रिलीज होगी। इस केस के अंदर डेल्टा एच जो है वो रिलीज होगी, और वो जो रिलीज होगी उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव उसको रिपेल करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होते हैं वो उसको रिपेल करते हैं, और उसका न्यूक्लियस उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैच करता है, खींचता है। तो इन दोनों प्रोसेस के अंदर रिपल्जन और अट्रैक्शन के दरमियान एनर्जी का रिलीज होता है, और रिलीज होते ही वो अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। और अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो क्लोरीन के गैसियस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्लोरीन का गैसियस एनाइन बनता है,
और इस वक्त जो डेल्टा एच जिसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह रहे हैं, ये जो रिलीज होती है ये इसके केस में है -348.8 किलो जूल पर मोल। तो आपने कोई एक एग्जांपल इसमें ऐड करनी होगी तो ये वाली एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप इस एग्जांपल की बजाय ऑक्सीजन की एग्जांपल कोट करना चाहें तो ऑक्सीजन के गैसियस स्टेट में भी जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इससे ऑक्सीजन का नेगेटिव बनता है यूनी नेगेटिव, और इस केस में डेल्टा एच जो होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीजन के केस में बनेगी -142 किलो जूल पर मोल। तो ऑक्सीजन के केस में जो अमाउंट ऑफ हीट निकलती है वो कम है कंपैरिजन टू क्लोरीन के केस में, और इस ट्रेंड्स को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो यहां तक हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से जो एक ट्रेंड था उसको डिस्कस किया है एग्जांपल के साथ। अब याद रखें कि हमेशा जो फर्स्ट आयोनाइज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो हमेशा हीट रिलीज के केस में होगी, यानी हमेशा उस केस के अंदर हीट रिलीज होगी और उसको हम लेंगे हमेशा नेगेटिव के केस में, क्योंकि वहां से हमेशा हीट निकलेगी, एक एक्सोथर्मिक टच हमें नजर आएगा। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी यूनी नेगेटिव में, अब नेगेटिव बन चुका, यहां क्लोरीन नेगेटिव बन चुका, अब जब ये बन गया तो इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन, या यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया, क्लोरीन में तो ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसका ऑक्टेट यहां मुकम्मल हो गया, अगर ऐड करना भी है तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यहां इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन ऑक्सीजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन अभी भी मौजूद, गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, एक ऐड हुआ तो 7 हो गए, ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक और ऐड करने की जरूरत है। अब ऑक्सीजन में जब सेकंड इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो उस वक्त जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, क्या उस वक्त भी हीट रिलीज होगी? नहीं, उस वक्त में हीट रिलीज नहीं होगी, उस वक्त में हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। लिहाजा इस केस में जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये बड़ा टेक्निकल है और इसको डिस्कस करने की जरूरत है। तो अब हमने कहा कि जब ऑक्सीजन के केस में गैसियस फॉर्म के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इससे बना ऑक्सीजन नेगेटिव में, और इसमें जो डेल्टा एच जो फर्स्ट आयोन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थी, वो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई वो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, वो 142 किलो जूल पर मोल थी। लेकिन अब बारी है दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की यूनी नेगेटिव में ही। तो जब यूनी नेगेटिव में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि ओ नेगेटिव में जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो इस वक्त इसको बन जाएगा O2 नेगेटिव गैसियस फॉर्म में, और अब डेल्टा एच अब सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। अब इस केस के अंदर होना यह चाहिए था कि नेगेटिव में वैल्यू और ज्यादा आती, लेकिन यहां अब नेगेटिव में नहीं आई, अब पॉजिटिव में +844 किलो जूल पर मोल, इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ी। इस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस करना है कि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव क्यों हो गई है, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि आप कि बताएं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है वाइल फर्स्ट की नेगेटिव होती है। हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड की पॉजिटिव क्यों होती है। तो आप देखें जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो हमें पता चला कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव अट्रैक्शन थी, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन थे, और इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव पोल था, लेकिन आने वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ज्यादा चार्म थी तो न्यूक्लियस ने इसको अपनी तरफ खींच लिया और इसको ऐड कर लिया। लेकिन जब अब ऐड हो गया तो अब पहले ही एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इस केस के अंदर वहां पे यूनिफॉर्म थी या यूनिफॉर्म नहीं रही। ऑक्सीजन के अगर केस की हम बात करें तो ऑक्सीजन के केस में 8 खींचने वाले हैं, यानी जमा के 8 थे, प्रोटॉन 8 थे, 8 ने अब जितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन 8 नहीं रहे, वो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मैं ओ नेगेटिव की बात कर रहा हूं, ये ओ नेगेटिव, इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9 है। तो पहले ही 8 और 8 का मुकाबला यहां पे था, 8 खींचने वाले थे और यहां पे खींचे जाने वाले यानी 8 प्रोटॉन थे और 8 ही इलेक्ट्रॉन थे। यहां तो बराबर का एक कंपटीशन था, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से हल्की सी रिपल्जन हुई, लेकिन उसको न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन यहां ऐसा केस नहीं है, यहां पहले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं। तो अब जब ज्यादा हो चुके हैं और हमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा, यहां पे अगर आप देखें तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब और ऐड करना पड़ा है तो अब अंदर वाले इनर इलेक्ट्रॉन ने उसको ऐड ही नहीं होने दिया। इनर वाले इलेक्ट्रॉन ने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, यानी इनर इलेक्ट्रॉन ने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपेल किया। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया है, चूंकि पहले ही उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। इस रिपल्शन की वजह से एडिशन जो है वो नहीं हो सका। अब एडिशन अगर करवाना है तो अब हम तो ये देख रहे थे कि एडिशन ऑटोमेटिकली होना चाहिए था और हीट रिलीज भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे केस में नहीं हुआ। इस केस में तो एडिशन ही नहीं हुआ। अब एडिशन करवाने के लिए यानी हमें ऐड करने के लिए अब की बार हमें हीट देनी पड़ेगी। तो अब की बार हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, वो हमें एक्सटर्नल सोर्स से देनी होगी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और तब जाके जो 2 नेगेटिव वाला है 2 नेगेटिव वाला वो बनेगा। तो यूनी नेगेटिव का बनना तो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन दूसरा नेगेटिव डाई नेगेटिव में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, जिससे एडिशन मुश्किल हो जाती है और ऐड करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। यही वजह है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके से आपने एग्जांपल की मदद से आपने फिर केमिकल रिएक्शन लिख के इसको साबित भी करना है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे पॉजिटिव होती है। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं वो फैक्टर्स जिनके ऊपर
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करती है। और ये फैक्टर्स हमने पहले भी पढ़े हैं, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। इसमें सबसे पहला फैक्टर फर्स्ट है इसमें दोबारा से वही एटॉमिक साइज या नंबर ऑफ शेल, जिसको आपने कहा एटॉमिक साइज। तो बोले जरा, अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है, अगर एटॉमिक साइज या रेडियस बढ़ता है, तो रेडियस के बढ़ने से वेलेंस शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की ताकत, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर पुल आखिरी इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियर पुल वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये वीकर होगा या स्ट्रॉन्गर? तो जाहिर सी बात है, अगर रेडियस बढ़ता है तो ये वीकर होगा। और जब वीकर होगा तो क्या उस आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजियर होगा या मुश्किल? तो इजियर होगा। जब अगर तो इस अगर इजियर, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में क्या इजियर भी होगा, और साथ में ये कि जब वो ऐड होगा तो उस वक्त जो एनर्जी निकलेगी, फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं, जब एनर्जी निकलेगी वो बहुत कम होगी। तो इससे साबित ये हुआ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एडिशन पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ हीट जिसको हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसके केस में कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। तो फिर साबित हुआ कि रेडियस के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसका रिलेशन इनवर्स है, वो कम होगी। तो पहला फैक्टर हो गया ये। सेकंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इसका पुल भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ये स्ट्रॉन्गर हो गया। और जब स्ट्रॉन्गर हुआ तो अब की बार जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करने लगे तो इनके दरमियान एक अच्छी खासी अट्रैक्शन हुई और एक फाइट हुई। उस फाइट के नतीजे में जो आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थी वो भी बढ़ गई। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? ये बढ़ती है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इसका बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इससे फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ेगी। दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर जो है वो शील्डिंग इफेक्ट का है, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। अब यहां पे शील्डिंग इफेक्ट, और वो इस रेडियस के कॉन्टेक्स्ट में ही होगा जो पहले हमने डिस्कस किया, बिल्कुल वैसे ही होगा कि शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो फिर उससे आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की ताकत कम हो जाएगी, जिसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फिर कम कर जाएगी। लेकिन यहां एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक फैक्टर है जिसको डिस्कस करने की जरूरत है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ये हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है, जहां हमने देखा कि दो ग्रुप ऐसे हैं जो इबनॉर्मल बिहेवियर शो करते थे, और वहां हमने उस एस और पी और डी एफ की पेनिट्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब यह है कि जो हाफ फिल्ड होंगे वो एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, जो हाफ फिल्ड हैं वो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी शो करेंगे। और जब वो स्टेबिलिटी शो करेंगे तो इसका मतलब कि उनमें से जब अमाउंट ऑफ उनमें से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बारी हम बात करेंगे कि उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उनमें से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी या कम रिलीज होगी, तो उनमें से कम रिलीज होगी। तो जितना ज्यादा कोई हाफ फिल्ड होगा वो उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा, और उसके अंदर से निकलने वाली आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसकी वैल्यू भी कम होगी। इसको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझें कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन और इसके ग्रुप में जो फास्फोरस आ रही है, इसकी अगर हम बात करें, या फिर हम डुप्लेट ले लें, और डुप्लेट में हमें पता है कि मैग्नीशियम है, ब्रिलियम है, ये वाला ग्रुप 2A है, ये डुप्लेट को शो करता है। इसी तरीके से ये तो डुप्लेट की स्टेबिलिटी की वजह से कम शो करता है, लेकिन यहां ये प्रोमिनेंट बिहेवियर है, और ये आपसे हाफ फील्ड के बारे में पूछा जाएगा। एन अगर नाइट्रोजन की बात करें तो NS2 होता है, और NPX1, NPY भी1 और NPZ भी1। नाइट्रोजन में N2 होगा तो 2S2, 2PX1, 2PY1, 2PZ1। और फास्फोरस के केस में 3S2, 3P1, PX1, 3PY1, 3PZ1। अब आखिर में अगर PX, PY और PZ को देखें तो ये तीनों जो हैं ये हाफ फील्ड है, और इस हाफ फिलिंग की वजह से इनको क्या मिल जाती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना इसको इनस्टेबल करता है, और जब इनस्टेबल करता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी तरफ जाने का चांस बहुत कम है, और रिलेटिव जब चांस कम है उसकी तरफ, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन भी कम है। और इस टेंडेंसी की वजह से जो नाइट्रोजन है, इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है कंपैरिजन टू अदर, यानी इससे प्रीवियस की इससे ज्यादा होगी, प्रीवियस से कम होगी नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन से फिर ज्यादा हो जाएगी आगे ऑक्सीजन की। तो इस तरीके से इसके अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा बहुत इबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रेंड्स, ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कि ग्रुप्स और पीरियड में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड जो है वो वेरी करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स के अंदर कि पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किस तरीके से वेरी करेगी। और हमें पता है कि पीरियड में लिखते हुए हमने क्या लिखना है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या चीज बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो शेल है वो तकरीबन सेम रहते हैं, एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं, और जब शेल सेम रहता है और चार्ज बढ़ता है तो जो न्यूक्लियर पुल वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर पुल स्ट्रॉन्गर हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। और इसके स्ट्रॉन्गर होने की वजह से आखिरी इलेक्ट्रॉन में जो फिर जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एडिशन के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन की जब एडिशन होती है
तो उस वक्त ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, तो हीट ज्यादा रिलीज होगी। और अगर ज्यादा रिलीज होगी, देखें जहां भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ फाइट उतनी मजबूत हो जाएगी, उतनी ज्यादा होगी, और उसके नतीजे में एनर्जी को इस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ये फाइट है, और फाइट के दरमियान रिलीज होने वाला पोटेंशियल है, तो हीट वहां से ज्यादा रिलीज होगी, और जब ज्यादा रिलीज होगी तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए, लेफ्ट टू राइट इसमें पीरियोडिक टेबल में जाते हुए, तो लेफ्ट टू राइट हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ रही है। और यही वजह है कि सोडियम की लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी, -53 के करीब लिखा है। फिर मैग्नीशियम की मीडियम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, मैग्नीशियम यहां पे आ रहा है, सोडियम पहले में है। और फिर उसके बाद अगर हम यहां पे चले जाएं तो यहां क्लोरीन, यहां सेकंड लास्ट पे है क्लोरीन, यहां पे पड़ा हुआ है क्लोरीन लास्ट के ऊपर, ये इधर क्लोरीन है। और क्लोरीन की अगर आप देखें तो ये -349 हमने पढ़ी है, इतने किलो जूल पर मोल है। और उसके बाद आर्गोन है, तो आर्गोन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हमेशा हाईएस्ट होती है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट पे होगी। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट हमने देखा कि इस तरफ जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है, और इस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एविडेंस यहां मौजूद है कि जिसमें नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। अब बात हम करते हैं ग्रुप्स के अंदर टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाते हुए हमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू, या हमें बॉटम टू टॉप की तरफ आए तो ये उल्टा हो जाएगा। टॉप टू बॉटम जाएं तो क्या चीज बढ़ती है, क्या नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, बढ़ते हैं। टॉप टू बॉटम जाने से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, इसमें इजाफा हुआ, तो फिर जाहिर सी बात है शील्डिंग इफेक्ट में भी इजाफा होगा। और शील्डिंग इफेक्ट में भी इजाफा हुआ तो हमने ये पढ़ा है कि न्यूक्लियर जो पुल है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी जो न्यूक्लियर चार्ज है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वीकर हो जाएगा। और जब वीकर हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कुछ, वैलेंस शेल में कुछ ऐड करें या उसमें से कुछ निकालें, उसका ओवरऑल वैलेंस शेल का ओवरऑल कोई इंपैक्ट हमें ज्यादा नजर नहीं आता, ये इंपैक्ट भी वीकर होगा। और वीकर होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वहां से कम हीट रिलीज होगी, और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो जाएगी। तो टॉप टू डाउन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, टॉप से डाउन जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कम होगी। जबकि अगर हम यहां इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन इसका उल्टा कर लो, ऊपर जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ऊपर जाते हुए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आते हुए कम होगी। तो यहां देखो फ्लोरीन जो है वो असल में ऊपर होता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टाडीन। तो इस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये चेंज हो रही है। तो अब ऊपर से नीचे टॉप टू डाउन 80, टॉप टू डाउन जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहां इस इधर उल्टा लिखा हुआ है। तो फ्लोरीन की जो है वो इन दोनों की इबनॉर्मल है, मैं जरा इसको बाद में डिस्कस करता हूं इन दोनों की। इसी तरीके से इबनॉर्मल में, इबनॉर्मेलिटी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की भी आ रही है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये दोनों क्यों इस तरीके से शो कर रहे हैं आपस में, और क्लोरीन और फ्लोरीन भी आपस में क्यों शो करते हैं। लेकिन अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो क्लोरीन की ज्यादा है किससे, ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा है आयोडीन से, आयोडीन की ज्यादा है एस्टाटीन से। तो ऊपर जाते हुए यानी हमें देखने को मिल रहा है कि हैलोजन में फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा होती है वैसे फ्लोरीन से, और फिर क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा होती है, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा होती है, इस तरीके से। तो टॉप टू डाउन जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, और डाउन टू टॉप बढ़ती है। तो नीचे से ऊपर बढ़ेगी और ऊपर से नीचे कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उल्टा चलेगी, यानी यहां इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू डाउन जो है वो कम होगी, और नीचे से ऊपर जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि फ्लोरीन और क्लोरीन की। तो फ्लोरीन पहला है, यानी ये टॉप मेंबर है हेलोजन में, और फिर क्लोरीन है। इसी तरीके से नाइट्रोजन टॉप मेंबर है, और फिर फास्फोरस है, फास्फोरस नीचे पड़ा है। यहां पे नाइट्रोजन पड़ा होगा और यहां पे फास्फोरस नीचे होगा। इसी तरीके से फ्लोरीन टॉप पे होगा। और जो भी टॉप मेंबर है, टॉप मेंबर का साइज बहुत छोटा हो जाता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमें पता है एटॉमिक साइज में डिक्रीज होता है, और इस टॉप मेंबर का साइज बहुत छोटा होता है। और जब साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस के करीब करीब होते हैं इसके शेल, पहले शेल में 2 और दूसरे में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, बिल्फर फ्लोरीन के केस में 7 होते हैं, तो दूसरे में ये 7 बिल्कुल करीब करीब होते हैं। और जब करीब करीब होते हैं तो इसकी चार्ज डेंसिटी बिल्कुल थोड़ी होती है। लेकिन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी जो है, याद रखें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी का लफ्ज आपने जरूर मेंशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब ये बढ़ जाएगी तो वो इसके लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो तो पावरफुल है, वो इस इलेक्ट्रॉन को फौरन से अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। और जब फौरन से अपने अंदर करेगा तो इसके केस के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो, और दूसरा जो इससे नीचे वाला केस होगा, मसलन अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के केस के अंदर न्यूक्लियस छोटा नहीं होता, बल्कि इसके इर्द गिर्द 3 शेल होते हैं, और तीसरा शेल जो है वो काफी ज्यादा दूर होता है, मतलब पहले फ्लोरीन की निस्बत। तो अब इसमें एडिशन की वजह से वो वाला इफेक्ट हमें नजर नहीं आता कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी की वजह से वो पैक्ड है, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी की वजह से उतना ज्यादा उसकी टेंडेंसी के अंदर हमें फर्क नजर नहीं आ रहा। जबकि पहले वाले फ्लोरीन के केस में वो फर्क ज्यादा प्रोमिनेंट था, नाइट्रोजन के केस में ज्यादा प्रोमिनेंट था, क्योंकि वहां पे वो टॉप मेंबर हैं, उसके शेल 2 हैं और करीब है, साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन को जब लेते हैं
तो रिपलियन की वजह से फ्लोरीन जो है वो लेसर टेंडेंसी शो करता है अट्रैक्ट करते हुए, क्योंकि वो पहले अपने के साथ ही काफी ज्यादा अंगेज है। तो इस वजह से जो नाइट्रोजन है अपनी फैमिली में, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है फास्फोरस से। होना यह चाहिए था कि फास्फोरस की कम होती, नाइट्रोजन की ज्यादा होती। टॉप टू डाउन हमने कहा कि कम होती है, लेकिन टॉप टू डाउन यहां फर्क आ रहा है। इसी तरीके से फ्लोरीन की कम होती है, किससे? फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो ये दो इबनॉर्मेलिटीज हैं ग्रुप के अंदर, और इन्हीं दोनों के रेलिवेंट आपका क्वेश्चन जो है वो क्विक एक्टिविटी के अंदर दिया गया। क्विक एक्टिविटी में ये तीनों जो इबनॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस हैं दिए गए हैं, एक तो फ्लोरीन की क्लोरीन के साथ कंपैरिजन करके, और फिर दूसरा नाइट्रोजन और फास्फोरस का आपस में कंपैरिजन करके, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी क्वेश्चन दिया गया है, और फिर एक क्वेश्चन दिया गया नोबल गैसेस का कि इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ही पॉजिटिव होती है। हमने पढ़ा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होती है ज्यादातर की, और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है। लेकिन नोबल गैसेस के केसेस में, ग्रुप 8 के केसेस में, इनकी फर्स्ट ही 8A के केसेस में इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ही पॉजिटिव होती है। उसकी रीजन क्या है कि इनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है, इन्हें किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती ही नहीं है। तो इनमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड खुद ब खुद होकर हीट रिलीज ही नहीं कर सकता। यानी हीट तो तब रिलीज होगी ना जब इलेक्ट्रॉन खुद ऐड होगा ऑटोमेटिकली, और सिस्टम उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हुए जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज हैं उनकी बेस पे हीट रिलीज करेगा। लेकिन जब नोबल गैसेस की बात होती है तो इनका तो ऑक्टेट मुकम्मल है। ऑक्टेट मुकम्मल होने की वजह से ये इनर्ट है, इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होता। जब ऐड नहीं होता तो आपने अगर जबरदस्ती करवाना है तो उस वाले शेल में तो ऐड नहीं होगा, वो तो भर चुका है, उसे ऊपर वाले में ऐड होगा, और ऊपर वाले में ऐड करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। और जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फिर एनर्जी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। तो इसलिए उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है नोबल गैसेस की वो पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में भी, और फिर साथ में हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन से लेकर उसकी इबनॉर्मेलिटीज और इबनॉर्मेलिटीज के बाद उसके ट्रेंड्स को प्रॉपर डिस्कस किया। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर नोट्स मैंने ये लिंक्स आपको शेयर किए हैं, ट्रिक्स शेयर किए हैं, उनको आप लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो कि होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में।